हेलो एस्पिरेंट्स, कलाम आरएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 2013 के मुख्य परीक्षा के जो 2 नंबर के सवाल थे उन पे डिस्कशन किया, फिर 5 नंबर के, फिर 20 नंबर के सवालों पे डिस्कशन किया। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो 2016 की मुख्य परीक्षा के जो मेंस के 5 नंबर के और 10 नंबर के जो सवाल थे उन पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ आरपीएससी ने ट्रेंड है उसको चेंज किया है और यहाँ पर 20 नंबर से 10 नंबर वाले सवालों की जो संख्या है वो बढ़ा दी है। और हम देखेंगे कि सवाल किस प्रकृति के हैं, कि एक तो इजी है या फिर टिप्पणी वाले हैं या उलझाऊपन लिए हुए हैं और या फिर बिल्कुल ही सतही सवाल हैं जिनका सीधा सीधा आंसर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कुछ कॉपीज़ को देखेंगे, फिर उसके बाद में मॉडल आंसर क्या होना चाहिए इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम इसको कंप्लीट की ओर चलेंगे और फिर अगली क्लास में हम 2018 की मुख्य परीक्षा हुई थी इस पर भी डिस्कशन करेंगे। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अभी तक जो रिव्यूज़ है वो कम आ रहे हैं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है कि क्लास कैसी जा रही है, कि आपको मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, जिससे क्या है कि हमें आइडिया रहे कि वास्तव में ये सही है या फिर नहीं है या इसमें और कुछ सुधार किए जा सकते हैं। तो इस बारे में अपने रिव्यू हैं वो ज़रूर लिखें। जैसे कि प्रेजेंटेशन का तरीका हमारा कैसा है उस बारे में भी आप बता सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है वह भी बता सकते हैं और आपको इसमें मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है या सीरियस आप हैं या नहीं है। तो सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए, रिक्रूटमेंट है वो जल्दी ही जारी होगी। और फिर हम क्या होता है कि कम समय होता है उस टाइम हम अपने सिलेबस को केवल पढ़ पाते हैं, उस टाइम हम आंसर राइटिंग न तो कर पाते हैं न सोच पाते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। इसलिए भर्ती तो आनी वो कभी भी आए ना, जब आग लगे तभी कुआं क्यों खोदना, उससे पहले ही खोदने की कोशिश करें, जिससे जब आग लगेगी तो अच्छी तरह से बुझाएंगे, है ना। तो इस पे अभी से गौर करना शुरू कर दीजिए कि आंसर राइटिंग है वो कैसे करें। और इन सब्जेक्ट्स पर जो थोड़े कठिन और टफ से बोरिंग से लगते हैं, जैसे पबेड जैसे और कुछ विपणन जैसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि यार इसमें किस तरह से और आंसर करना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से सोर्सेज होंगे, तो इस पे आपको अभी से फोकस करना होगा। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं लोक प्रशासन में आपको टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। न अपने पास कोई इतनी फालतू की बातें होगी, न अपन कोई कहानियां गढ़ेंगे, केवल टू द पॉइंट। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और ये भी है, आपको एक यह भी फ़ायदा रहेगा कि मेरा जो शुरुआत से सब्जेक्ट रहा है वह लोक प्रशासन ही रहा है, 11th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसमें आपकी जो समझ है वो बढ़ाने में मैं आपकी ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अपने जो रिव्यूज़ है वो ज़रूर दें। ठीक है, तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की ओर और किस तरह से आंसर राइटिंग होनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, इन पे अपन बात करते हैं। तो अपने पास 2016 के मुख्य परीक्षा के 5 नंबर के सवाल और 10 नंबर के सवाल हैं, उन पे डिस्कशन होना है। पहला सवाल है जो मतलब छठा सवाल जो एक्चुअल पेपर है उसमें शुरू होता है, क्योंकि पहला सवाल 2 नंबर का था, 5 तक 2 नंबर के थे और इससे आगे हैं वो सवाल है वो 5-5 नंबर के हैं। ठीक है, 50 वर्ड्स में लिखने हैं। ये 5 मार्क्स हैं, है ना, और 5 मार्क्स और 15 वर्ड्स। इन वर्ड्स में आपको इस आंसर को खत्म करना है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला ही सवाल है कि नव लोक प्रशासन की 4 आधारभूत विशेषताओं का निरूपण कीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि हम काफ़ी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सी विशेषताएं लिखनी है। एक तो है लोक प्रशासन, ठीक है, लोक प्रशासन। दूसरा है शुरुआत से प्रशासन,
इन वर्ड्स में कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं। प्रशासन, लोक प्रशासन, फिर नवीन लोक प्रशासन जिसको हम एनपीए कहते हैं, है ना, और फिर आता है अपना नवलोक प्रबंधन, है ना, नवलोक प्रबंध। तो इनमें कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन, इन पे और डिस्कशन करेंगे, क्लास होगी तब हम अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे कि इन चारों में क्या अंतर है और इनकी परिभाषाएं क्या क्या हो सकती है, जो अमूमन एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो अपन को लिखनी है नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। ठीक है, इसके मुख्य 4 विशेषताएं कह दें या लक्ष्य कह दें, वो है, पहला है प्रासंगिकता, दूसरा है परिवर्तन। इनके क्रम को ध्यान रखना इतना जरूरी नहीं है कि कौन सा किस क्रम में है। सामाजिक समता, इक्वेलिटी, ठीक है, और फिर जो अपना है वो है मूल्य। ठीक है, ये 4 आधारभूत विशेषताएं हैं जो सीधा सीधा सवाल पूछा गया था कि 4 मुख्य आधारभूत विशेषताएं क्या है। और यदि आपको पूछा जाए कि एनपीए या नवीन लोक प्रशासन की 4 लक्ष्य क्या है, 4 लक्ष्य क्या है, तो ये आप 4 लक्ष्य लिख सकते हैं। तो इनका निरूपण करना है, मतलब थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करके भी लिखना है, थोड़ा सा विस्तारित करके भी लिखना होगा। कि प्रासंगिकता में क्या लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखना है, वैसे ज़्यादा इतनी रामायण नहीं लिखनी है। कि जैसे मैं तो अभी समझा रहा हूँ आपको कि जब लोक प्रशासन एनपी आया था तब क्या था कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में जो पारंपरिक प्रशासन है वो कार्यकुशलता और इस तरह की जो चीज़ों पर नहीं कर रहा था काम, और उनको अच्छी तरह से हैंडल भी नहीं कर पा रहा था। तब नवीन लोक प्रशासन आया और उसमें क्या था कि जो कार्य पारंपरिक लोक प्रशासन से नहीं हो रहे थे उसके लिए ये अवधारणा आई कि लोक प्रशासन है वह इन समस्याओं को हल करने में कितना सक्षम है ना, इस पर बात की जा रही थी। तो प्रासंगिक कितना है, वह रिलेवेंट है या नहीं है इन समस्याओं को इनका समाधान करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए, है ना। फिर है परिवर्तन, है ना, फिर है सामाजिक समता कि गरीबों, वंचितों, दलितों सबके लिए होना चाहिए। परिवर्तन में ये लिख सकते हैं ग्राहकोन्मुखी, बाजारोन्मुखी, उद्यमी सरकार, इस संबंध में काम चल रहे थे। ठीक है, मूल्य कि एक कोई न कोई, पहले जो पारंपरिक प्रशासन था वह मूल्य मुक्त था और इसमें है वो आदर्शात्मक है और मूल्य युक्त प्रशासन है। मूल्यों से तटस्थ रहकर हम कोई काम नहीं कर सकते, तो इस तरह से लिखना है। फिर इसका अगला देखते हैं कि कैंडिडेट ने आंसर क्या लिखा है। इसमें अच्छे नंबर दिए गए हैं और 3 नंबर हैं 5 में से, है ना। इनको अच्छे नंबर कह सकते हैं हम क्योंकि ये एक आधे से भी ज्यादा है। तो इन्होंने लिखा है कि लोक प्रशासन को गत्यात्मक बनाकर, समय सापेक्ष बनाकर जड़ता खत्म करना है, औचित्यपूर्ण बनाना है कि ये उचित है या नहीं है, इन समस्याओं का ये सॉल्यूशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, और समय के सापेक्ष बनाना है। ठीक है, दूसरा समता, लोक प्रशासन का उद्देश्य है समता, और यहाँ समता स्थापित करना है जिससे वंचितों, गरीबों को लाभ मिल सके। ठीक है, फिर तीसरा है परिवर्तन, एनपीए परिवर्तनोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी और परिवर्तन का वाहक बनकर लोक कल्याण करे, यह इन्होंने एलाबोरेट किया है। फिर है मूल्य, नैतिकता, संवेदनशीलता से जोड़कर लोकतंत्र करना है, क्या लिखा है जो भी है, ठीक है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन लोक कल्याण करना है। ओके, लोक कल्याण करना, थोड़ा सा जहां भी लिखे ना, एक थोड़ा सा आपकी राइटिंग में भी इस तरह से होना चाहिए कि वो क्लियर दिखे। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो राइटिंग है वह भी जो एवोल्यूशन कर रहा है उसको दिखे। ठीक है, अगले कैंडिडेट ने क्या लिखा देखते हैं। बहुत सुंदर राइटिंग में है और कुछ लोग हो सकता है कि पहचान भी सकते हैं कि किन की कॉपी है ये। ठीक है, तो नवलोक प्रशासन की 4 आधारभूत विशेषताओं में
पहला है प्रासंगिकता। नवलोक प्रशासन प्रशासनिक सिद्धांतों, कार्यों, उद्देश्यों को समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाना चाहता है। ठीक है, कि जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को वह रिलेवेंट करके उनका समाधान कर सकें। इनमें इनको 4 नंबर दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा है मूल्य। प्रशासन का संबंध व्यक्तियों और उनके व्यवहार कल्याण है, अतः प्रशासन को इस संदर्भ में मूल्य युक्त होना चाहिए। ठीक है, मूल्य युक्त की बात करता है। और पारंपरिक प्रशासन था वो मूल्य मुक्तता की बात करता था, मूल्य विहीनता। सामाजिक समता, जिसमें समाज में समता आधारित मूल्यों को बढ़ावा देना। मतलब इसमें आपको ये लिखना था कि लोक कल्याण, जैसे वंचित, दलित, शोषित जो भी है उन वर्गों को भी न्याय दिलाना है और उनका भी विकास करना है। फिर है सामाजिक परिवर्तन। प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनाना व यथास्थिति शोषण अभिवादी प्रवृत्तियों को रोकना है। ठीक है, कुल मिला के अच्छा आंसर लिखा है और 4 नंबर मिले हैं। लेकिन हम इससे थोड़ा सा हटके भी इस तरह से लिख सकते हैं, 4 हेडिंग्स भी डाल सकते हैं और बिना हेडिंग्स भी, यदि मान लीजिए अपन को थोड़ा सा आइडिया हो कि केवल आइडिया ही है, मैंने उस हिसाब से लिखा है, बाकी इस हिसाब से भी लिख सकता था मॉडल आंसर। लेकिन एक आइडिया अलग से देना है कि उसमें विशेषताएं हैं वो अलग आ जाए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा भी मान लिया जाता है कि ये लक्ष्य लिख लिए इन्होंने। ठीक है, देखिए पहला है प्रशासनिक स्व विवेक का उचित प्रयोग करते हुए समाज के निर्बल वर्गों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। पहली विशेषता नवीन लोक प्रशासन की है। अब इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं समता, है ना, समाज के जो निर्बल जो व्यक्ति हैं उनकी। दूसरी है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी परिवेश बदल रहे हैं, अतः प्रशासन को इसके अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब प्रासंगिकता, है ना, प्रासंगिकता। फिर प्रशासन के उलझाऊ व अनगिनत कार्यों को संपन्न करने के लिए तकनीक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए, यह भी प्रासंगिकता में आ गया। प्रशासन में जन भागीदारी और अधिकतम स्थान होना चाहिए, ये मूल्य और सामाजिक समता में आ गया। तो इस तरह से आप एक क्लियर कट लिख सकते हैं कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। और फिर ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आपको हेडिंग्स पता हो और आपको लिखना है इस तरह से आंसर, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और इस तरह की मैंने कॉपी, कई लोगों की कॉपी देखी, उसके बाद में एवेल्यूएट किया है कि ये भी एक तरीका हो सकता है, जिससे उनको भी उसमें 4.5 नंबर तक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आप भी आंसर लिखिए। और आंसर लिखने के बाद में आप यह भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन जो अपनी क्लास चल रही होती है उस टाइम आप उस आंसर को लिखकर उसमें आप डाल भी सकते हैं, जिससे हम जो हैं टीम में वो आपकी जो आंसर्स हैं उनको देखेंगे कि आपने आंसर कितना अच्छा लिखा है, उसमें आपकी क्या गुंजाइश बनती है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी कॉपी भी शेयर कर सकते हैं लिखकर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां, अन्य शक्तियां नहीं, स्वविवेकीय डिस्क्रिएशन उसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं जिससे वह सिर्फ अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। ठीक है, अब स्व विवेकीय शक्तियां कौन कौन सी हो सकती है कि कोई भी मुख्यमंत्री या किसी को भी बहुमत नहीं मिला है, विधानसभा में बहुमत नहीं मिला, तो वह क्या कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है या किसी भी दल को है वह मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। दूसरी कि वह कोई भी विधेयक जो विधानसभा पारित होकर राज्यपाल के पास आता है तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रख सकता है, अपने पास रख सकता है। फिर इस तरह से वह किसी विधेयक को अपने पास आ गया है उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति भी क्या करते हैं कि उनको या तो वापस भेज सकते हैं या अपने पास में भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से राज्यपाल की कुछ स्वविवेकीय शक्तियां हैं जिसके आधार पर वह, और कुछ में जैसे मान लीजिए विफल लगता है उनको प्रशासन की राज्य का शासन है वह अच्छी तरह से नहीं चलाया जा रहा है, तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश भी कर सकता है राष्ट्रपति शासन के लिए।
तो हम देखते हैं कौन कौन से इनके शक्तियां है। पहली है अनुच्छेद 163 के अनुसार कुछ मामलों में विवेक से कार्य करेगा, विधानसभा के विघटन और बहुमत के अभाव में सीएम के चुनाव। और फिर है 200 और 201 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। ठीक है। तीसरा है केंद्र के विषयों पर राज्य को निर्देश देने के संबंध में। ठीक है। और फिर है प्रशासन व वैधानिक मामलों में, प्रशासनिक और वैधानिक मामलों में राज्यपाल को सूचना देना। ठीक, ये तो कार्य हो गया मुख्यमंत्री का या कैबिनेट का कार्य हो गया। इसमें तो लिख दिया है, ठीक है, राज्यपाल को सूचना देना ये राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना, यह कि उसको यह लग जाए कि आभास हो जाए कि अब राज्य का प्रशासन है वो चलाना आसान नहीं है, तो वह इसकी सिफारिश कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें देखो प्रेजेंटेशन में काफी फर्क है। अभी प्रेजेंटेशन पॉइंट्स में नहीं लिखे हैं। जैसे सवाल क्या था कि कोई पांच नहीं शक्तियां ही थी, तो हम ऐसा करते हैं कि इनको या तो बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं इस तरह से, ताकि उनको स्पष्ट रहे। इस तरह से लिख सकते हैं, या हम 1, 2 और 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं जिनको स्टार बना के हम कहते हैं। ठीक है, या इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास कई सारे फॉर्मेट्स हैं जिनमें हम लिख सकते हैं, या फिर हम कै, खे और गे इस तरह से करके भी इनको बिंदु में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं तो थोड़ा हमारा जो व्यवस्थित उत्तर भी लगता है, और दूसरी बात है कि जो जांचने वाले को है सहूलियत भी होती है, वह जल्दी जल्दी पढ़ भी सकता है और हमें मार्क्स दे सकता है। तो किसी भी राज्य में जब आम चुनावों के बाद यदि किसी भी दल को बहुमत ना मिले, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक के आधार पर किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, सामान्यतः वह सबसे बड़े दल को आमंत्रित करता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसका उल्लंघन भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी भेज सकता है। 2 पॉइंट है, कम से कम 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए। फिर भी अच्छे मार्क्स दिए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं इस आंसर में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आंसर किस तरह का होना चाहिए और क्या क्या चीजें इसमें आनी चाहिए। पहला है, यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, तो वह अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। 1, फिर दूसरा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, यदि चाहे तो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित भी कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, फिर तीसरा कि वह मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी विषयों पर जानकारी मांग सकता है। इस चीज को इस तरह से लिखना चाहिए था, जिसमें लिखा था ना कि प्रशासन से संबंधित जानकारी, सूचना देना नहीं, ये सूचना मांग सकता है। इसमें काफी फर्क पड़ता है। तो ये पॉइंट नंबर 3। फिर चौथा पॉइंट है कि वह केंद्र को सिफारिश कर सकता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाना संभव नहीं है, अतः राष्ट्रपति जो शासन है वो लगा दिया जाए। तो पॉइंट 4, कम से कम 3-4 पॉइंट्स आपके इसमें होने चाहिए। और मेरा मानना तो ये है कि यदि 5 अंक का है तो 5 पॉइंट्स तो कम से कम आप डाल ही दीजिए, जिससे आपकी स्पष्टता झलके उसमें। ठीक है, तो इसमें क्लियर। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकायुक्त। लोकायुक्त के कोई 5 कार्य लिखिए। अब लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों की जाती है? कि राज्य में कोई किसी तरह की भ्रष्टाचार से संबंधित गतिविधियां नहीं हो, मंत्रियों से संबंधित या लोक सेवकों से संबंधित कोई भी। ठीक है, तो इनके क्या कार्य हो सकते हैं? तो इसमें यह होता है कि भ्रष्टाचार से संबंधित जो शिकायत है उनको सुनना है ना, इससे संबंधित कोई शिकायत हुई है तो इसको सुनना, इसका निवारण करने का प्रयास करना और निष्पक्ष जांच करना।
है ना। फिर सम्मन जारी करना, किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकते हैं, उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं, है ना, और साक्ष्य मांग सकते हैं, और दस्तावेज कोई किसी तरह से हैं वे भी मांग सकते हैं, दस्तावेज मांगना, और शपथ पत्र है, शपथ पत्रों की जांच है। तो इस तरह के कार्य हैं वो, और फिर अपना प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को देना। तो ये कई सारे कार्य हैं वो लोक सेवक के हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं जल्दी से कि इसमें क्या आंसर लिखा गया है। पहला लिखा है कि प्रशासन के संबंध में भ्रष्टाचार की शिकायत सुनना और निस्तारण समय पर करना। ठीक। दूसरा, भ्रष्टाचार व कुछ प्रबंध के संबंध में अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट राज्यपाल को देना। ठीक है। कुछ राज्यों में स्वयं प्रशासन लेकर भ्रष्टाचार स्वतः, ये यहां यह लिख सकते थे, स्वतः संज्ञान, स्वतः संज्ञान लेकर। ठीक है। और राज्यों में गुड गवर्नेंस का कार्य करना, वॉच डॉग की भूमिका, जनता में जागरूकता लाना। और इन्होंने एक कॉलम बनाकर यह भी डाला है कि 1800 में ये स्वीडन में और 1973 में है वो राजस्थान में ये शुरुआत हुई। सज्जन सिंह कमेटी ने शुरुआत की थी। अब देखिए इसमें काफ़ी ठीक नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, लेकिन इनको हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता। फिर भी आंसर अच्छा लिखा हुआ है। इससे आप देख सकते हैं कि यदि आप अच्छा आंसर लिखते हैं तो आपको बिल्कुल अंक है वो मिलते हैं। ठीक है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने बहुत पढ़ा, बहुत लिखा। आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और आपके माइंड में यदि इससे भी क्लियर हैं तो आपको अधिक नंबर ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। हाँ, फिर है, इन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्रियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक, नंबर 1। दूसरा है अपने कार्य के संबंध में राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजना। ठीक है, यह भी अच्छा है। भ्रष्ट और लिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करना, यह तो इसके साथ में भी आ सकता था। पॉइंट जो है वो रिपीट भी आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन से थोड़ा सा ऐसे लगता है कि डबल लिखा गया है, या फिर भूल गए हैं, या फिर उन्हें पॉइंट्स बढ़ाने थे। इस तरह से थोड़ी वो जो मानसिकता है वो सेट हो जाती है। फिर है राज्य सरकार को भ्रष्टाचार रोकथाम के उपाय सुझाना। ठीक है, फिर क्या है कि अपन को पॉइंट याद नहीं होते हैं तो हम इस तरह की चीज़ भी लिख सकते हैं। तो इन्हें 3.5 नंबर दिए गए हैं, अच्छे नंबर दिए हैं। आगे चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। अगला, हाँ, इसका जो मॉडल आंसर है इस तरह से हो सकता है। पहला है राज्य से प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत की निष्पक्ष जांच करना, नंबर 1। दूसरा है लोकायुक्त स्वतः संज्ञान से भ्रष्टाचार की जांच करता है। उसे लगता है कि किसी मामले में किसी लोक सेवक द्वारा या किसी मंत्री द्वारा भ्रष्ट गतिविधि में लिप्तता है तो उसकी जांच की जा सकती है। फिर किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करना तथा हाजिर करना और शपथ की परीक्षा करना। फिर शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना और किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करना। तो ये चीजें हैं वो लोक सेवक के कार्य क्षेत्र में आती है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम। अगला सवाल है विकास, प्रशासन और प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर कीजिए। अब हमारा जो प्रेजेंटेशन है वह इस तरह का होना चाहिए, है ना। इधर हम लिख देंगे विकास प्रशासन, इस तरह से कॉपी में विकास प्रशासन, और इधर हम लिखेंगे प्रशासनिक विकास, प्रशासनिक विकास। विकास प्रशासन क्या होता है? विकास प्रशासन की जो अवधारणा है वह इस तरह की वातावरण को तैयार करने से है। इस तरह के लोक प्रशासन की अवधारणा है यह विकास प्रशासन, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास
और उनके डेवलपमेंट में, उनका जीवन स्तर लोगों का ऊपर उठाने में इससे संबंध लिया जाता है। जबकि प्रशासनिक विकास है वह प्रशासन जो चल रहा है, उसका तंत्र है, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए और उसमें आमूल परिवर्तन करने के लिए है, जो पारंपरिक कार्यों से संबंधित है और निर्देशित है, नियामकीय है। जबकि ये है वह एक जन सहभागी है, विकास प्रशासन है वो जन सहभागी है, और जिसमें निर्देशित न होकर विकास कार्य जो दैनिक रूटीन के कार्य नहीं है, इसमें कई सारे कार्य आते हैं। इसमें एक बहुआयामी प्रकृति पाई जाती है, जबकि इसमें एक तरह के ही कार्य होते हैं कि कानून का क्रियान्वयन करना। ठीक है, इस बारे में हम आगे देखते हैं। विकास प्रशासन प्रशासनिक विकास में अंडे मुर्गी का संबंध है, ये रिग्स ने कहा था, जिसमें प्रिज्म और साला मॉडल भी दिया था। ठीक है, पहला है विकास प्रशासन सहज है और प्रशासनिक साध्य है, और यह साधन है कि इसके द्वारा इसे प्राप्त किया जाना है। साध्य है कि विकास प्रशासन हमें प्राप्त करना है, जबकि प्रशासनिक विकास है वो एक तरह का साधन है जिसके द्वारा हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे हमने पास मशीनरी है, IAS, RAS, SDM या फिर जो भी दूसरी मशीनरी है वह साधन के रूप में काम करते हैं। दूसरा है विकास प्रशासन का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है, और प्रशासनिक विकास का उद्देश्य प्रशासन में सत्नात्मक प्रक्रियात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन लाना है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इतना जनता भी नहीं है। फिर है प्रशासनिक विकास में बिना विकास प्रशासन संभव नहीं है। जब ये प्रशासनिक विकास नहीं होगा तो विकास प्रशासन नहीं हो सकता, इनका कहना यह है। प्रशासनिक विकेंद्र विकास, थोड़ी सी इनमें राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है जिससे हम क्लियर नहीं पढ़ सकते, अगले में देखते हैं। लेकिन इन्हें एवरेज से भी कम नंबर दिए गए हैं, वो डेड नंबर दिए गए हैं, है ना। मतलब इसमें क्लियर नहीं था, प्रेजेंटेशन तो सही था लेकिन कंटेंट है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था, है ना। आप खुद पढ़ सकते हैं, यदि इस तरह का लिखते हैं तो आपको कम नंबर देने की संभावना बनती है। इसमें देखिए, यह प्रशासन के कल्याणकारी भूमिका को परिभाषित करता है। ठीक है, कल्याण आ गया, 1 पॉइंट। दूसरा, इसका संबंध प्रशासन के उसके संगठन में सुधार से है। वेरी गुड, ये भी सही है, इनका क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, विकेंद्रीकरण सहभागिता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी क्लियर है। और इसका मुख्य जो प्रश्न है वो प्रशासन में दक्षता, कुशलता और तकनीकी युक्तता लाना है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट क्लियर हैं। तीसरा, यह विस्तृत अवधारणा है, एक इसमें बहुआयामी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुआयामी अवधारणा है, जबकि यह संकुचित है, संकुचित अवधारणा है। ठीक है, इसमें आम लोगों की भागीदारी होती है, यानी जन सहभागिता, जन सहभागिता, जबकि इसमें आम लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें केवल प्रशासक या फिर ब्यूरोक्रेट्स है वो शामिल होते हैं। ठीक है, और यह साधन युक्त अवधारणा है और प्रशासनिक विभाग साध्य है, ये गलत लिख दिया है ना। ये साध्य युक्त है, ये तो मान लिया कि साधन युक्त है, इसमें साधन भी आ जाता है, लेकिन ये साध्य है, यह सही नहीं है। साध्य है वो विकास प्रशासन है, वो साधन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडल आंसर क्या होना चाहिए? इतने सारे हैं कि आपको 5-6 पॉइंट्स तो लिखने ही चाहिए, जिससे क्या है कि आपको उनको क्लियर, एक पॉइंट से नहीं लगेगा। आपका एक पॉइंट है, मान लीजिए मिस फायर होता है तो दूसरा पॉइंट आपकी हेल्प कर देता है। ठीक है, पहला ये परिवर्तन निर्देशित है, इसमें परिवर्तन होता है और यह यथा स्थिति है। अब मान लीजिए एक SDM ऑफिस को फिर से रिनोवेट किया जाता है, उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है, तो इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि विकास प्रशासन है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास किया जाता है लोगों का, तो ज्यादा परिवर्तनशील है। दूसरा, यह गतिशील है और लचीला है, जबकि पद सोपानिक है और यह कठोर है, इसमें कोई पहल की आवश्यकता नहीं होती, कोई पहल नहीं ले सकता। जैसा काम है, एक फाइल जाएगी क्लर्क से लेकर उच्च अधिकारी तक, तो उसमें कोई विशेष पहल की संभावना नहीं बनती है। यह लक्ष्य प्रभाविता पर बल देता है,
ठीक है, लक्ष्य है वो प्रभावित होना चाहिए, जबकि यह कि हमारा लक्ष्य है वो मिलना चाहिए। चलो मान लीजिए कि खर्चा तो हो रहा है, लेकिन लक्ष्य तो हमें मिलना ही चाहिए। जैसे गरीबी दूर करनी है, भूखमरी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है, हमारा जो खर्चा भले ही लग जाए लेकिन वह लक्ष्य है वो प्रभावित होना चाहिए और वह प्रभावी रूप से मिलना चाहिए। और ये जो है वह मितव्ययिता पर कि खर्चा नहीं होना चाहिए, कम खर्चे में काम करना है। ठीक, यह बहिर्मुखी है और यह अंतर्मुखी है। फिर विकेंद्रीकरण पर विश्वास करता है। इसमें विकेंद्रीकरण शक्तियां हैं वो आगे से आगे लोगों को विकेंद्रित और प्रत्यायोजित कर दी जाती है, जबकि इसमें केंद्रीयकरण पर ही विश्वास किया जाता है। इसका सरोकार है नई जिम्मेदारियां कि आज इसमें काम करना है, आज सामाजिक में है, आज आर्थिक रूप में विकास करना है, आज राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाने में काम करना है ना, विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। जबकि इसमें है वह दैनिक कार्यों में केवल रूटीन के कार्य होते हैं और ये जन सहभागीदारी पर आधारित है और ये निर्देशात्मक है, ओनली ऑर्डर मिलता है इनको कि यह काम करना है। तो इस तरह से यदि आंसर लिखते हैं आप, तो अब आपने देखा होगा, पिछले 2 सवाल देख लिए कि इसमें किस तरह से लिखा हुआ था और कितने नंबर दिए, और एक इस आंसर में आपको पता चल गया कि इस तरह से हम लिखते हैं। तो उसमें यदि 3 दिए गए हैं तो इसमें 4.5 या 4 नंबर तो बिल्कुल मिलने हैं, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स आ गए हैं। तो कम से कम 4 नंबर की गुंजाइश है वह बनती है। और इस तरह का प्रेजेंटेशन है, इस तरह की कंटेंट है, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, प्रशासन की तृणमूल इकाई पटवारी है। जी पटवारी जी, तो इस पे टिप्पणी करनी है। अब पटवारियों के लिए क्या टिप्पणी कर सकते हैं, वो तो कहते हैं ऊपर क्या कहते हैं, एक इस तरह का है जो नीचे करतार ऊपर भरतार, इस तरह की ये कहावत है ना, तो वो है ये। तो इनके पास कई सारे कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनके पास राजस्व से संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है। इनके पास आपदा में काम करने के लिए अवसर होता है, ठीक है। और सांख्यिकी से संबंधित जितने भी डेटा दिए जाते हैं वो इनके द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है ना। और इनके पास नामांतरण की कभी जो भी सूचना, आर्थिक सूचना या सामाजिक स्ट्रक्चर की सूचना या चुनावों से संबंधित, है ना, और अकाल राहत से संबंधित कार्य हों तो भी इनको कॉल किया जाता है ना। तो इनके पास मल्टी डायमेंशनल कार्य हैं। तो ये वास्तव में प्रशासन की जो तृणमूल इकाई है वो है। रॉ मटेरियल्स जो भी नीति निर्माण में प्रदान किया जाता है वह पटवारी जैसे महत्वपूर्ण पदों के द्वारा प्रदान किया जाता है। और मैं तो पटवारी जो पद है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद रह चुका हूँ और मेरे कई साथी हैं वो पटवारी हैं और बहुत टैलेंटेड है इस मामले में। तो पटवारी के बारे में ये चीज़ें हैं। तो देखो क्या क्या लिखा गया है कि प्रशासन में जिले से संबंधित पद सोपान में सबसे नीचे जो जिले की प्रशासनिक इकाई है, जो गांव में राजस्व और भूमि संबंधी सर्वेक्षण, पशु गणना, भूमि का नाप, ये देखो जैसे मान लीजिए है ना शब्द, ये इस तरह से हैं, इसको पढ़ने में भूमि का माप, ठीक है। नामांतरण और मूल निवास सर्वेक्षण और विकास के कार्य हैं, योजनाएं हैं, उन सब को जन जन तक पहुंचाने का कार्य है। और इसमें प्रशासन से ही प्रशासन का निष्पादन सुधार होता है। अतः ये जिला प्रशासन नींव जो प्रशासन में जनता को जोड़ता है। इसमें 3 नंबर दिए गए हैं और यहाँ इन्होंने एक हायरार्की बनाई है। जिला प्रशासन, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारी के बारे में बताया है। तो पटवारी है वो निचले स्तर पर हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अगला देखते हैं कि अगले कैंडिडेट ने क्या लिखा है। पटवारी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार के कार्यों को वास्तविक धरातल पर लाने वाली इकाई है। यह उपखंड राजस्व प्रशासन व जिला प्रशासन के राजस्व संबंधी कार्यों की आधारभूत इकाई है। राजस्व का संग्रहण करना, भू अभिलेखों का निर्माण व संधारण करना, आपदा स्थिति में गांव के स्तर पर सहायता करना संबंधी कार्य करना,
कृषि संकट और फसलों के नुकसान आदि के संबंध में विविध कार्यवाहियां संपन्न कर प्रशासन की तृणमूल संस्था के रूप में कार्य करता है। इसको इनमें 3 नंबर दिए गए हैं। काफ़ी चीज़ें इन्होंने लिखी है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर हो ना पढ़ने में तो अच्छा लगे, या फिर टू द पॉइंट हो तो भी अच्छा लगता है। लेकिन टिप्पणी करनी थी तो हम थोड़ा सा उस पॉइंट्स में इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब जैसे पटवारी राजस्व प्रशासन की नींव माना जाता है क्योंकि वह गांवों की संपूर्ण भू संपत्ति का अभिलेख रखता है। वह राजस्व संग्रह का कार्य समयबद्ध तरीके से करता है। पटवारी आपदा जैसे आगजनी बाढ़ इसमें भी कार्य करता है। धरातल की स्थितियों में संप्रेषण और उच्चतर स्तर तक करता है। वह भूमि सुधार, राजस्व अभियानों, विकास योजनाओं, कार्यक्रमों को धरातल स्तर पर लागू करता है। वह सांख्यिकी संबंधी जनगणना, पशुगणना जैसे आंकड़े सरकार को उपलब्ध कराने में सहयोग करता है जिससे आगामी योजनाएं बनाई जा सके। उक्त भूमिका के कारण पटवारी को प्रशासन की तृणमूल इकाई कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं। आपको जितने पॉइंट्स आने चाहिए कम से कम इसमें 7 से 8 पॉइंट्स तो आपको डालने ही है, जिससे स्थिति क्लियर हो कि वह राज्य प्रशासन की जो तृणमूल इकाई किस तरह से है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा ये 5 नंबर के सवाल थे जो अभी खत्म होते हैं। अगले जो अपने 3 प्रश्न है वे बड़े स्तर के हैं। पहला सवाल है इसमें, ये 10 नंबर का है, ठीक है, और 100 वर्ड्स में इसको लिखा जाना है। और सवाल है जिला कलेक्टर की भूमिका के बारे में। अब ये तो सबको पता है कि जिला कलेक्टर है वो क्या क्या काम करता है, किस किस कार्यों में वह भूमिका निभाता है, लेकिन इसको फॉर्मेट में किस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जिला कलेक्टर की क्या भूमिका होती है ना। जिला कलेक्टर वह किस किस में, एक तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजस्व संग्रहण में, राजस्व संबंधी, जिसमें भूमि सुधार, नाप, रिकॉर्ड से संबंधित सब में आ जाता है। ठीक है, राजस्व संबंधी। दूसरा दंडनायक संबंधी, दंडनायक के रूप में, जिसमें वह जेलों का निरीक्षण करना है, पुलिस पर नियंत्रण करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है, कानून व्यवस्था, सौहार्द, है ना, विदेशियों को जो परमिट्स जारी करना है, वो उग्र आंदोलन हो रहे हैं उसमें उनको रोकने की कोशिश करना, और इस तरह की विपरीत स्थितियों की सूचना है वो राज्य सरकार और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना है। ये सब कार्य करता है। ठीक है, फिर विकास के रूप में, तो विकासात्मक कार्यों में तो 3 तरह की भूमिका हम मोटे रूप में देखते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आपदा के संबंध में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जान माल की हानि नहीं हो, लोगों को समय पर सामग्री उपलब्ध हो और किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। इस तरह के कार्यों में प्रोटोकॉल्स के कार्य होते हैं कि यदि कोई ऑफिसर्स हैं वो विजिट करते हैं या नेता है वो विजिट करते हैं तो उस टाइम उनको विजिट करवाना है। तो इस तरह की है। लेकिन इसके साथ साथ में हमें क्या करना है, आलोचना भी करनी है कि यह पद की भूमिका के संबंध में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। जैसे स्थानांतरण जल्दी जल्दी हो जाता है, कार्यभार है वह अधिक है ना, कार्यभार अधिक है, स्थानांतरण जल्दी हो जाता है, जैसा कि आप देखते ही हैं, है ना। तो इस तरह के कार्य, प्रोटोकॉल्स के कार्य अधिक हो जाते हैं जिससे वे उनमें लगा रहता है, और निर्वाचन से संबंधित कार्य अधिक होते हैं जिससे विकास कार्यों को वो सही तरह से देख नहीं पाते हैं, है ना। तो इस तरह की कुछ समस्याएं इनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ये है जिला प्रशासन की सर्वोच्च अधिकारी, औपनिवेशवाद और भूमिका संबंधी और इसमें मूल्य संबंधी। वर्तमान प्रशासन लोक कल्याणकारी हो गया है जिसमें राजस्व संबंधी कार्य लिखा गया है, विकास संबंधी, समन्वय संबंधी, न्यायिक कार्य, है ना, फिर चुनाव संबंधी कार्य है, जनगणना के कार्य हैं, लाइसेंस संबंधी कार्य हैं, 144 धारा लगानी है, और विकास में मजिस्ट्रेट पावर को प्रशासन है, पीपीपी मॉडल है, दबाव समूह है, एनजीओ आदि के उद्भव उनकी भूमिका निहित किया है, वैश्वीकरण। ये मतलब आलोचना इसके साथ साथ में लिखी गई है। अतः विकास प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका सीमित हुए हैं। इनको इसमें 5 नंबर दिए गए हैं, है ना। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं।
कि जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, सामान्य प्रशासन और विभिन्न विभागों में कार्यालयों पर नियंत्रण स्थापित करता है, अनुशासन की दृष्टि से सभी विभागों कलेक्टर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि वह उनका क्या करता है, नियंत्रण भी करता है, पर्यवेक्षण भी है, और विभिन्न जो विभाग हैं उनके बीच में, उनकी गतिविधियों के बीच में समन्वय भी स्थापित करता है। तो ये उनके जो कार्यालयीय पद्धति है, कार्य प्रणाली है, उनसे संबंधित भी कार्य करता है। ठीक है, कलेक्टर है वो पटवारी, गिरदावर, कानून को आदि पर नियंत्रण स्थापित करता है और आवश्यकता अनुसार इनका स्थानांतरण भी करता है। जिला स्तर पर विभिन्न अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य एक यहाँ ये देखी बात कि हम यहाँ केवल अभी तक नियामकीय कार्यों के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यदि इस इतना सारा स्पेस चला गया है अपनी कॉपी का, तो इसका भी ध्यान रखें कि स्पेस के साथ साथ अपने जो पॉइंट्स है वो भी सही ढंग से आने चाहिए, जिसमें 3-4 मल्टीपल भूमिकाओं वाले पॉइंट्स आ जाने चाहिए थे अब तक। जैसे दंडात्मक है, विकासात्मक है, राजस्व संबंधी है, उसमें राजस्व संबंधी 5-7 कार्य लिख सकते हैं, विकासात्मक कार्यों के रूप में भी लिख सकते हैं, तो काफी अच्छा रहता। फिर प्रगति का निरीक्षण भी करता है, विभिन्न परिस्थितियों में अधीनस्थ अधिकारियों की बैठकों का आयोजन कर जिला प्रशासन में समन्वय स्थापित कर आपद स्थितियों से निपटता है ना। और जिले का सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण वो प्रोटोकॉल संबंधी कार्य भी करता है, भू राजस्व संग्रहण है, विकासात्मक है, पर्यवेक्षण है इनका। ठीक है, यद्यपि यह सर्वोच्च समन्वय अधिकारी है, लेकिन विभिन्न विभागों के कार्यालयों में इसके हस्तक्षेप से प्रतिष्ठा में ठेस पहुंची है और सामान्य विवाद, लेकिन अभी भी इनमें इनको 5 नंबर दिए गए हैं। इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसमें एक तो प्रेजेंटेशन सही नहीं था, थोड़ा बहुत इस तरह से कोई डायग्राम होता तो एक डायग्राम का भी होना जरूरी था, है ना। इस तरह का कोई एक डायग्राम बना दिया कि आपने यहाँ भूमिका लिख दी, यहाँ 5-7 पॉइंट डाल दिए, जिससे क्या है कि आपका जो आंसर है वो काफी प्रभावी हो जाता है और पढ़ने में भी आसान हो जाता है और कई सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में आ जाते हैं। अब जैसे इस आंसर में हम देखते हैं, हालांकि इसमें नीचे जो है लास्ट में मैंने बनाई है। अब क्या है, जिला प्रशासन मुखिया होने के कारण जिला कलेक्टर यहां से ही अपने शुरू हो जाते हैं इनकी भूमिका। एक कानून, राजस्व संबंधी प्रकरणों, विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब उसको जांचने वाले को जस्ट ही पता चल गया कि हाँ इसकी भूमिका है वो क्लियर है, किसी तरह की गोलगप नहीं टेकी गई है। ठीक है, फिर है प्रशासक के रूप में इनके क्या कार्य हैं, संपूर्ण जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। नंबर 1, जिसमें जनता की शिकायतों की जो है वो शिकायतें सुनकर समाधान और निर्देशन करता है। दूसरा, राजस्व संबंधी कार्य है, जिसमें जिले के समस्त राजस्व के संग्रहण जिला कलेक्टर उत्तरदायी होता है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और भू राजस्व अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करता है, जो पटवारियों को अधिक अच्छी तरह से पता है ना, 2 कानूनों का। फिर दंड नायक के रूप में जिले में शांति, सुरक्षा, कानून, सौहार्द बनाए रखना, पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, थानों पर निरीक्षण करना, 144 लागू करना, जेलों का निरीक्षण करना, उग्र आंदोलन नियंत्रण आदि। तो ये इसमें दंड नायक के रूप में कई सारे पॉइंट्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं, जिससे ऐसे लगता है कि वास्तव में ही इन्हें भूमिका पता है। ठीक है, फिर लोक कल्याणकारी कार्य और विकास कार्यों में भूमिका निभाता है। सीधी सी बात है, जो राज्य सरकार के द्वारा नीतियां इम्प्लीमेंटेड की जाती हैं, जिनको शुरू किया गया है, विकास कार्य शुरू किए गए हैं, उनको कंप्लीट करने का और इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी करने का इनका काम है। ठीक है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, पंचायत राज चुनाव में जो जिला स्तर पर संचालन का जो दायित्व है जिला कलेक्टर का होता है ना। फिर है प्राकृतिक और मानव निर्मित जो आपदाएं हैं, युद्ध जैसी स्थिति है या बाढ़ या अकाल है या सूखा है, इन परिस्थितियों में बेहतर कार्य किया जा सकता है कलेक्टर के द्वारा। फिर इन कार्यों में नियंत्रण, निर्देशन, समन्वय और पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। इसके अलावा औपचारिक बैठकों, प्रोटोकॉल, जिले का भ्रमण, विदेशियों को पारपत्र का जारी करने जैसी अहम भूमिका होती है। तो अब ऑलमोस्ट देखा जाए तो जितने भी कार्य हैं कलेक्टर के और जितनी भी भूमिका है उसका उल्लेख यहाँ इन बिंदुओं में किया जा चुका है। इससे क्या हुआ कि इन बिंदुओं से पता चल जाता है कि इन बिंदुओं में इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, आप एक यह भी कार्य कर सकते हैं कि उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि ये मैं पॉइंट है वो दिखाना चाहता हूं, लेकिन अधिक भी पॉइंटों के इस तरह की अंडरलाइन नहीं करें जिससे आपकी कॉपी है पूरी अंडरलाइंड दिखाई दे, है ना। फिर
यहाँ पर लेकिन जिला कलेक्टर के कार्य निष्पादन में अनेक बाधाएं भी है, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप, बारंबार स्थानांतरण, अधिक प्रोटोकॉल्स, न्यायिक कार्य की पृथकता, है ना, कार्यभार में अधिकता आदि। अब आपको जगह मिल गई कि थोड़ी सी जगह मेरे पास है, ऊपर नीचे आए दाएं बाएं कहीं पर भी, तो आप इस तरह का एक छोटा सा इस तरह से रूपरेखा या डिजाइन बना सकते हैं, जिसमें जिला कलेक्टर निर्वाचन से संबंधित कार्य, प्रशासन, विकास कार्य, राजस्व और दंडात्मक के रूप में, दंड नायक के रूप में। तो इस तरह से यदि आप इस आंसर को फॉर्मेट करते हैं तो बेशक आपको 7 नंबर से अधिक नंबर मिल सकते हैं। 7 और 8 के बीच में तो अच्छी तरह से मिल सकते हैं, ठीक है, और इससे भी थोड़ी सी गुंजाइश कम होगी तो 6.5 के आसपास तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेम करने की कोशिश की, और आपका प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए, उन बिंदुओं के अंदर होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में होना चाहिए, जिससे कि जांचने वाले को आसानी हो, क्योंकि वो बहुत सारे कॉपियां उनके साथ सामने आती है, उसमें कई सारे आंसर्स ठीक लिखे होते हैं, कुछ में गड़बड़ झाला होता है, तो उनको इतना बोरिंग सा लगने लग जाता है। यदि स्पष्ट बिंदुओं में आता है तो उनको लगता है कि हाँ इसमें सही लिखा गया है, और वो नंबर दे देते हैं। वहीं अपनी जिंदगी है वो एक परिवर्तन ले लेती है कि आपका आंसर है वो कैसा लिखा गया। एक आंसर की वजह से भी आपको या तो नुकसान हो सकता है या बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो अपने इसमें साथ साथ में आप आंसर लिखिए और उन आंसर्स को देखिए कि मेरे आंसर्स में और इन आंसर्स में कितना अंतर है और किस तरह से लिखा जाना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि अभी साथ में नहीं लिख सकता हूं तो इसके बाद में ट्राई कीजिए, बिना देखे आप लिखिए, पेपर को उठाइए और कॉपी प्रिंट कीजिए, उसी में ही लिख दीजिए कि इसके आंसर मैंने ये लिखा है। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है और आप सीरियस हो जाइए कि मेरे को RS बनना है, तो अच्छी तरह से आंसर राइटिंग मेरे को आनी चाहिए। यदि आप कहीं काम कर रहे भी होते हैं, जॉब में भी हैं, तो आपको जहां भी टाइम मिले आप आंसर राइटिंग ज़रूर करें, मेरा यही कहना है। क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना हम पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें लेती हैं, लेकिन उनको कागज़ पर उतारना बहुत मुश्किल होता है। अपन को पता होता है कि हम बोल सकते हैं, इनका वाचन कर सकते हैं मेरे माइंड्स में, लेकिन उनको एक फॉर्मेट में एक प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल को मैंने 2013, 16, 18 में फेस किया है, ठीक है। 2013 का भी मैं इंटरव्यू दे के आया था, 16 का भी दे के आया था और 18 का भी, जिसमें मैं आपके सामने हूँ, जिसमें चयनित हुआ हूँ। तो आगे देखते हैं। अगला सवाल है राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। अब आपको पता है कि मुख्य सचिव है वह राज्य का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, और इनकी जो भूमिका है, आलोचना इसमें करनी नहीं है, आपको सिर्फ भूमिका डालनी है। अब इनके पास कार्य कई सारे हैं, जैसे विभिन्न विभागों में उनका नियंत्रण करना है, निर्देशन करना है ना, और जो कैबिनेट है उनका एजेंडा तय करना है, रिकॉर्ड रखना है, मीटिंग्स जो हुई उनका रिकॉर्ड रखना है, कई कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी रूप से कैसे हो इस पर डिस्कशन करना है, और फिर जो भी अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ये कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। और केंद्र राज्य के बीच में या राज्य राज्य के बीच में जो भी संबंध होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उनमें प्रवक्ता के रूप में कार्य करना है ना। तो इनकी भूमिका है वह काफ़ी बड़ी है। तो आगे चलते हैं किस तरह से इसको लिखना है। मुख्य कार्यपालक और सलाहकार के रूप में, मंत्रिमंडल सचिव के रूप में, और सचिवों का प्रमुख, विभागों का प्रमुख, और विभाग का कोई हेड नहीं होता है तो वहाँ कार्यभार है वो मुख्य सचिव को दिया जाता है। ये बात सही है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन में राज्य प्रशासक राज्यपाल मुख्य सचिव के माध्यम से संचालन करता है। फिर है जिला प्रशासन पर नियंत्रण और निष्पादन सुनिश्चित करते हैं। तो मुख्य सचिव के कार्य मंत्रिमंडल सचिव के रूप में विस्तारित है, राज्य प्रशासन का प्रमुख है। इसमें इन्हें 5 नंबर दिए गए हैं। अब आप आंसर देख सकते हैं कि किस तरह से लिखने पर कितने नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगला जो सॉल्यूशन है वो है नीति निर्धारण के रूप में। एक बड़ी बात है, और परामर्श भी देते हैं और नीति निर्माण में, क्योंकि ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनको इतनी टेक्निकल जो जानकारी है वो किसी भी पहलू की
नहीं होती है और न ही उन्हें पता होता है कि आगे जो कानून रनिंग में है उसमें क्या क्या कमियां हैं या उसमें क्या संशोधन किए जा सकते हैं, या नया कानून बनाना है तो उसमें कौन कौन से टेक्निकल जो पहलू है वह डाले जा सकते हैं। तो इसमें मुख्य सचिव होते हैं वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। पहला, मुख्य सचिव प्रशासनिक मुखिया होता है जो राज्य सरकार को विविध सूचनाएं पहुंचाकर आंकड़े प्रदान कर नीति निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक। दूसरा है, ये दो प्रमुख विभागों सामान्य प्रशासन और एक अन्य के, जहां सर को नाम पता नहीं था तो एक अन्य के जो है वो सचिव के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा है, समन्वयकर्ता के रूप में राज्य सचिवालय में अनेक विभागों के मंत्रालय कार्यालय होते हैं, उनमें सूचनाओं में आदान प्रदान जो समन्वय इकाई के रूप में वो मुख्य सचिव करता है। प्रमुख सचिवों की बैठ के लेता है और उनको सूचनाएं देता है। ये राज्य के कैबिनेट के जो एजेंडा है उनको तैयार करते हैं। विभिन्न जो विभाग या निदेशालयों के माध्यम से नीति निर्माण में जो क्रियान्विति है वो सुनिश्चित करता है और केंद्र स्तर पर और अन्य राज्यों के संपर्क सूत्र में कार्य करता है। अतः इनकी भूमिका है वह किंग पिन के रूप में है। तो इन्हें इस सवाल में ठीक लिखा है आंसर, कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो इसमें इन्हें 6 नंबर प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि कैसा होना चाहिए उत्तर, मॉडल आंसर, यह भी ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ इस तरह के स्टार बनाकर आंसर लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, पहला क्या है, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में। दूसरा, कैबिनेट सचिव के रूप में, वह कैबिनेट की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करता है और उसका रिकॉर्ड रखता है और जो निर्णय हुए हैं उनका जो क्रियान्वयन है वो प्रभावी रूप से कैसे हो सकता है इसके लिए कार्य निर्देश है वो अधीनस्थों को देता है। ठीक है, कि आज मुख्यमंत्री की बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि आरएएस की भर्ती निकालनी है, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभ्यर्थना भेजनी है, फिर आरपीएससी को देना है, उससे संबंधित काम होते हैं वो करते हैं। फिर मुख्य समन्वयक के रूप में, सिविल सेवा प्रमुख के रूप में, वह राज्य के वरिष्ठ सिविल सेवक की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति के प्रकरणों के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है, मुख्य समन्वयक के रूप में जो सचिव स्तर पर है वह अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करता है। फिर है कुछ विभागों के प्रमुखों के रूप में, अधिकतर मामलों में सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, योजना विभाग और जो प्रशासनिक विभाग का दायित्व है वो मुख्य सचिव पर होता है, जिसमें वो कहा था ना कि एक सामान्य प्रशासन, दूसरा एक और अन्य है जिसका हमें नाम याद नहीं है, उनको लिख दिया है, तो वो ये प्रशासन के जो विभाग है कार्मिक प्रशासन। फिर है वह राज्य सचिवालय पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी रखता है। फिर है वह राज्य सरकार का, वह केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ जो संचार का कार्य है वह करता है और प्रवक्ता भी होता है राज्य का। इस प्रकार विभिन्न रूपों में मुख्य सचिव की भूमिका होती है। ठीक, इस तरह से यदि आप आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक है वो प्राप्त हो सकते हैं। अब अंतिम जो अपना सवाल है वह है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को अनुरेखित कीजिए। अब आप थोड़ा सा पॉज लीजिए और सोचिए कि कहा जाए कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास है, उसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे। इस पे जब हम एग्जाम दे के आए थे तब हमारा भी डिस्कशन हुआ था, तो क्लियर कट है कि एक स्वतंत्र रूप में विषय का जो विकास हुआ था लोक प्रशासन का, वो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इस तरह से लिखना था। जबकि हमारे कई सारे दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, जो भारत में किस तरह से विकास हुआ है उसके बारे में लिख के आए थे। लेकिन फिर भी गनीमत रही, या फिर जो सब्जेक्ट टीचर थे जिन्होंने कॉपी जांची थी उनकी प्रॉब्लम रही, उसमें भी उन्हें 3-4 नंबर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह की गलती नहीं करनी है प्रश्न को पढ़ते टाइम कि स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास है वह किस तरह से हुआ है। तो इसमें सिर्फ हमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण, जो राजनीति द्विविभाजन, पहला जो था अपना राजनीति प्रशासन द्विभाजन पहला था, है ना, जिसमें विल्सोनियन पुकार भी कहा गया। सेकंड था सिद्धांतों का स्वर्णकाल।
ठीक है। और तीसरा था चुनौतियों का काल, चुनौतियों का काल। और फिर चौथा था पहचान का संकट। और फिर अपना था अंतर्विषयक काल, है ना। तो इनके बारे में लिखना था कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई और किस तरह से लोक प्रशासन का है वो विकास हुआ। ठीक है, ये क्लियर है कि कब कब हुआ और कौन कौन से लेखक थे या कौन कौन से विद्वान थे इनमें थे, शुरुआत में क्या हुआ था, उसके बाद में सिद्धांत कौन कौन से आए, उनमें कौन लेखक रहे, कौन सी बुक्स आई, ये सब लिखना था। न कि हमें ये लिखना था कि भारत में सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी में हुआ, या लखनऊ में हुआ, नागपुर में हुआ, जयपुर में इस तरह से हुआ, कब से यूपीएससी में इसका यूज लिया जाने लगा वैकल्पिक विषय के रूप में। इन बारे में नहीं लिखकर इस तरह से लिखना था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से आंसर लिखे गए हैं। इन्होंने सही लिखा है, 4 नंबर दिए हैं, लेकिन क्लियर नहीं होने की वजह से कि पहला राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, ठीक है, वुड्रो विल्सन शुरू की थी 1887 में और 1926 तक इसमें स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कहा गया था। फिर सिद्धांतों का स्वर्ण काल, फिर तीसरा कहाँ लिखा है इन्होंने, तीसरा इसमें नहीं मिल रहा है कहीं, हाँ ये रहा, चुनौतियों का काल। ठीक है, इन्होंने भी इसी तरह से सही लिखा है, काफ़ी में किताबें भी सही लिखी है, कुछ लेखकों के नाम है, बर्नार्ड है, मेयो है, साइमन है। ठीक है, फिर है उथल पुथल का काल कह सकते हैं या पहचान का संकट कह सकते हैं, इसमें लिखा गया है। और फिर है वर्तमान काल, लोक नीति या अंतर्विषयक काल है, जिसके अंतर्गत अनेक विषय जैसे एनपीए, एनपीएम इस तरह के विषय आए थे। हम देखते हैं अगला कि प्राचीन काल से, ये जैसे मैं ये कह रहा था ना, इसमें इस तरह से लिखा गया कि प्राचीन काल में लोक प्रशासन की राजनीति विभाजन के अभिन्न अंग के रूप में समझा जाता था, लेकिन वर्तमान काल में एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में इनका विकास हुआ है। फिर 19वीं सदी में प्रारंभ में राजनीति प्रशासन द्विविभाजन पर बल दिया गया था और प्रशासन नीति क्रियान्वयन जटिल माना जाए, जिनके समर्थक वुड्रो विल्सन थे, गुडनाउ और ये थे। फिर द्वैत भाव के बाद ये माना गया कि लोक प्रशासन कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इनको लिखा तो इन्होंने भी ठीक है, लेकिन इनमें चरण लिखने थे। मुख्यतः बात ये थी कि चरणों में इनको बांट कर लिखना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, ताकि ये काफ़ी ऐसे सही लगता। ठीक है, लेकिन जल्दी मूल्य निरपेक्षता के इनके समर्थक ये थे और मूल्य निरपेक्षता के कारण कहावतें कहा जाने लगा। फिर लोक प्रशासन शिक्षा मानवीय संबंधों के बल दिया गया, जिसमें एल्टन मेयो का योगदान रहा। 1950 के आसपास हर्बर्ट साइमन, मतलब क्लियर सन नहीं पता होने के बावजूद आप इस तरह से थोड़ा सा, यदि क्लियर नहीं है आपको, क्लियर है तो आपको सन लिखना चाहिए एग्जैक्ट, और क्लियर नहीं है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस दशक में, यदि आसपास हैं तो। और फिर यदि इससे भी नज़दीक जाते हैं तो किसी विशेष सन के आसपास भी लिख सकते हैं, है ना। फिर लोक प्रशासन के अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया, इससे अन्य विषयों के साथ में जोड़। 1968 में मिन्नो ब्रुक हो गए, फिर इसमें नव लोक प्रशासन के ये मूल्य प्रासंगिकता परिवर्तन और ये आ गए। फिर अद्भुत और नव लोक प्रशासन उद्भूत हुआ, मितव्ययिता यानी 3E आ गया, है ना। तो डिजिटल शासन और इस तरह के, लेकिन ये एक विकास यात्रा लिखी है, एक सब्जेक्ट के रूप में विकास यात्रा इस तरह से डिफाइन करके लिखनी थी। ये है जिस तरह से शैक्षणिक विषय के रूप में। प्रथम चरण 1887 से 1926 तक राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, इसका सरोकार नीति निर्माण से है और प्रशासन की नीतियों को लागू करने से है। जेएफ गुडनाउ ने कहा कि राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन है वो इच्छा को क्रियान्वित करता है। फिर दूसरा चरण, इसी तरह से तीसरा और चतुर्थ चरण और पंचम चरण में यह पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हमें लिखना था। अब आप इस तरह से समझ गए होंगे कि हमें किस आंसर में या किस तरह के प्रेजेंटेशन में, किस तरह की कंटेंट में कितने नंबर मिल सकते हैं। इसका यदि आप अभी से अभ्यास करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि किस तरह से आंसर लिखे जाने चाहिए। और जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे तभी आप कंटेंट पढ़ पाओगे, नहीं तो कंटेंट आप दुनिया भर की कितनी पढ़ लो, लेकिन उनको समेटना बहुत मुश्किल होता है, उनके जो आंसर्स बनाने हैं वो भी मुश्किल होता है। तो इससे आपको क्या है
कि एक आइडिया मिल जाएगा। आप इसको लिखिए और एक फाइल बनाइए, उस फाइल में आप डालते रहिए, रोज सवाल डालते रहिए कि मैंने आज इसकी आंसर राइटिंग की। तो जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, शुरुआत में मैंने आंसर लिखे थे वो काफ़ी ख़राब थे, लेकिन अब इसमें काफ़ी सही है। थोड़ा सा यदि हो सके तो अपनी राइटिंग और हस्तलेखन पर भी ध्यान दें कि मुझे थोड़ी सी उसमें सुधार करना है, ताकि जो शब्द है वो पढ़ाई में और इस तरह से वाचन योग्य हो। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से इस क्लास को देखा, और उम्मीद करते हैं कि आप बेटर करेंगे और भावी अधिकारी के रूप में उभर कर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।